सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात, जो कि अब बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते 65,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर भी आज इसको छूकर आई है और इसके करीब करीब पहुंच चुकी है। और इस वक्त भी 100 इंडेक्स 64,938 पॉइंट्स पर यानी 65,000 के बहुत ही करीब पर ट्रेड कर रहा है। अब कल जब इस हफ्ते की क्लोजिंग होगी तो उम्मीद यही है कि न सिर्फ 65,000 को क्रॉस करेगा बल्कि 300-400 पॉइंट्स मजीद भी ऊपर जाएगा और एक अच्छे नोट पर यह हफ्ता ख़त्म होगा। लेकिन अभी तक जो कारोबार रहा, जिस तरह बहुत बेहतरीन अंदाज से इस पूरे हफ्ते में ट्रेडिंग का सिलसिला रहा है, उसकी इस वक्त आज क्या सूरत हाल रही है और आज ट्रेडर्स को कितना फ़ायदा हुआ मार्केट पर, इसके क्या मुस्बत असरात आने वाले दिनों में मुरतब होंगे। कफील अहमद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, स्टॉक एक्सचेंज में ही हैं, उनसे ज़रा इस बारे में मजीद सूरत हाल जानते हैं। कफील, बताइएगा आज ट्रेडर्स के तासुरात क्या हैं? ज़ाहिर रोज़ इंडेक्स में इजाफा हो रहा है, सेक्टर्स बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, शेयर्स की कीमतें बढ़ रही हैं, ओवरऑल एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है मार्केट में। पॉजिटिविटी तो जो है वो मुसलसल बढ़ रही है और नवंबर का महीना खासा जो है वो बेहतरीन साबित हुआ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए। अगर हम आज की बात कर लें तो मार्केट में जो है वो 65,000 के लेवल पर मार्केट तकरीबन पहुंच गई थी। ताहम इख्तिताम पर प्रॉफिट टेकिंग जो है वो देखी गई है और 64,718 के जो लेवल है वहाँ मार्केट जो है वो बंद हुई है। ट्रेडिंग के दौरान 800 पॉइंट्स का इजाफा भी देखा गया। ताहम इस वक्त जो क्लोजिंग के नंबर है उसमें 64,958 के लेवल पर मार्केट जो है वो क्लोज हुई है। तकरीबन 1.25% जो है वो कारोबार जो है वो देखा गया तकरीबन। और सबसे अहम बात है कि 36 अरब रुपए मालियत के तकरीबन 1.25 करोड़ हिस्से का जो है आज मार्केट में जो है कारोबार जो है वो रिकॉर्ड किया गया और 215 कंपनी के हिस्से में इजाफा, जबकि 167 में जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। तो सेंटिमेंट तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और वजीर आजम पाकिस्तान भी जो है वो इस वक्त जो है वो कराची में है कल भी, तो यकीनन जो 65,000 का जो लेवल है वो मार्केट कबूल करेगी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार। और सरमायाकारों का यही कहना है कि ओवरऑल सेंटिमेंट तो बहुत ज्यादा है। अगर आज की हम बात कर लें, आज जुमेरात का दिन था, तो आज तकरीबन जो है वो ऑयल सेक्टर के अंदर और पावर सेक्टर में जो है वो खासी सरमायाकारी की गई है और ये आज का जो है वो फोकस है सरमायाकारों का, इनमें ज्यादा जो है वो खरीदारी है। तो कफील, ये भी बताएगा कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं इंडेक्स ऊपर जा रहा है, सरमायाकारों का एतमाद भी उसी तरह से बढ़ रहा है और मजीद सरमायाकारी आ रही है, तमाम शेयर्स की कीमतें बढ़ रही हैं, ओवरऑल एक मुस्बत रुझान आने वाले दिनों में भी हम देख पाएंगे। देखिए बाब, जो सेंटिमेंट है वो तो पॉजिटिव है और यही वजूहात है कि जो नवंबर के नंबर आए थे उसमें 35 मिलियन डॉलर की जो है वो फॉरेन बैंक जो है वो मार्केट में देखी गई थी और ओवरऑल यकीनन जो है वो सरमाया जो गैर मुल्की सरमायाकार उनका एतमाद भी खासा बहाल हुआ है और जो हिस्सेज हैं वो इस वक्त अच्छे लेवल्स के ऊपर हैं और यही वजूहात है कि जो सरमायाकार हैं उसकी खरीदारी कर रहे हैं। अगर हम बात कर लें कि ओवरऑल सेंटिमेंट तो पॉजिटिव है और सरमायाकार तो ये भी बाजार में आवाज़ है कि 65 के बाद 66,000 और 67,000 का जो लेवल है वो भी मार्केट जो है वो बहुत जल्द उबूर करने में कामयाब रहेगी। दूसरी जानिब अगर हम बात कर लें आज इंटरबैंक मार्केट की, तो उसमें 2 पैसे कमी हुई है और 284 रुपए 12 पैसे पर जो है वो डॉलर क्लोज हुआ है। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। कफील अहमद हमारे साथ मौजूद थे, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। और ये हौलनाक मनाजिर आपने देखे कराची के आयशा मंजिल पर अर्शी शॉपिंग मॉल के, सिर्फ चंद दिनों के फ़र्क से कराची के 2 शॉपिंग मॉल्स में आग लगने के ये 2 बड़े खौफनाक वाक़यात पेश आए और आतिशज़दगी के बढ़ते हुए वाक़यात में सालाना 1 खरब से ज़ायद का नुकसान होने लगा है। हर साल 15,000 लोग अपनी जानों से जा रहे हैं, अपनी जानें गंवा रहे हैं। 90% रिहायशी, तिजारती और सनती इमारतें इस वक्त गैर महफूज हो चुकी हैं। अब ये इस वक्त क्या सूरत हाल है, लोगों का कितना नुकसान हुआ है, ज़ाहिर है कि ये नुकसान पूरा नहीं किया जा सकता। इसमें जानी नुकसान भी हुआ, 5 अफराद इसमें अपनी जानों से चले गए, कई अफराद झुलस कर इस वक्त ज़ख्मी हैं और जो लोगों का माली नुकसान हुआ है वो फिर उसका अब इस नुकसान का जो अजाला है वो कौन करेगा? क्या हुकूमत की तरफ से कोई यकीन दहानी कराई गई? बहुत सारे ज़िम्मेदारान ने कल अब तक इस जगह का दौरा किया है, लेकिन अब यकीन दहानियाँ क्या करवाई गई हैं ये हम जान लेते हैं। मोहम्मद काशिफ साहब जो मुतासरा दुकानदार हैं हमारे साथ मौजूद हैं और न सिर्फ वो कल का आंखों देखा हाल बताएंगे बल्कि अभी तक जो नुकसान हुआ है और जो वहाँ पर आया है, जो यकीन दहानियाँ उनको करवाई गई हैं, उससे मुतालिक भी वो गुफ्तगू करेंगे। और अल्ताफ़ गफ़ार साहब सीनियर नायब सदर KCCI के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा हम जानेंगे कि आखिर ये वाक़यात थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। तो काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा, कल ये वाक़या पेश आ गया, इसमें अमवात भी हो गई, लोग ज़ख्मी भी हो गए, आग अब बुझ भी चुकी है, लेकिन जो आग इस वक्त आप लोग के अंदर, जो मुतासरा लोग हैं, ये जो लगी हुई है, अब इसको कौन बुझाएगा? कितने वादे अब तक हो चुके हैं? किस किस ने कहा कि हम आपके नुकसान की तलाफी करेंगे? हुकूमत ने अभी तक आपकी कितनी मदद की है? क्या अभी तक की सूरत हाल रही है कल से? काशिफ साहब को आवाज़ आ रही है?
काशिफ साहब से बात करेंगे। तो अल्ताफ गफ्फार साहब, ये जो इस वक्त वहाँ स्पॉट पर जो सूरत हाल है, सारे मनाजिर ऐसे हैं कि किसी का भी दिल भर आए। इस वक्त एक बिल्डिंग जो कि पूरी जल चुकी है और उसमें रिहायशी घर भी थे, वहाँ पर ये कारोबार भी लोग करते थे, जानें जो गई हैं वो चली गई, उनका तो कोई अजाला हो नहीं सकता। ये जो करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है हर साल और हर 2-3 हफ्ते बाद इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, ये क्यों बार बार पेश आ रहे हैं? क्या वजूहात हैं इसकी? हेलो जी अल्ताफ साहब। काशिफ साहब मैं आता हूं आपकी तरफ, जरा अल्ताफ साहब से मैं जरा ये सवाल का जवाब ले लूं। जी अल्ताफ साहब को आवाज आ रही है? जी देखिए जी, आप अगर कराची में रहने वाले हर शख्स को इस बात का इल्म है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर गुज़िश्ता सालों में बतदरीज डिक्लाइन का शिकार हुआ है और इसका जीता जागता सबूत आज भी आप अगर शहर में बिल्डिंग अगर एक नज़र डाल लें सिर्फ हल्की सी, तो आप देखेंगे ना सेफ्टी एग्जिट्स हैं, ना सेफ एग्जिट्स हैं, ना कोई वाटर अपना या फायर एग्जिट्स हैं, ना फायर से बचने का कोई सामान है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन हो गई हैं और अल्टीमेटली कोई भी छोटी सी चीज़, चाहे वो शॉर्ट सर्किट हो, चाहे किसी की लापरवाही हो, चाहे सिगरेट हो, वो फिर आगे जाके इतने बड़े नुकसान का पेश खेमा बनती है। आज आपने देखा कि जो अर्शी मार्केट में जिस तरह की सूरत हाल थी, इंतहाई तकलीफदेह सूरत हाल थी। आप अगर उनको जरा गौर से देखें और उनके महसूस करेंगे कितनी फैमिलियां, जान का नुकसान, माल का नुकसान, सारी जिंदगी भर की कमाइयां लोगों की डूब गई। और ये इस तरह के मामलात में अब मैं आपको इल्जाम दूं, लान तान करते रहें, ये करते रहें, कोई अरबाब इख्तियार से मेरी ये गुजारिश है कि आए जो कुछ ठीक कर सकते हैं कर लें, ताकि आगे नुकसानात कम से कम हो। कुदरती आफात है, बारिश है, तूफान है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन ये तो चीजें हमारी अपनी बनाई हुई हैं जिसको हम अपने तौर पे बेहतर कर सकते हैं, इसको हम ठीक कर सकते हैं और लोगों की जानें बचा सकते हैं, लोगों का माल बचा सकते हैं। चाहे अब मैं हर आदमी इस चीज़ का जिम्मेदार है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे वो इदारे हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, हर चीज़ ने अपना हिस्सा इस बर्बादी में डाला हुआ है, चाहे कम चाहे ज़्यादा। लेकिन बात करने का मकसद लोगों को मोरद इल्ज़ाम ठहराना नहीं है। अब भी मैं बर्बाद इख्तियार से मैंने हाथ जोड़ के दरख्वास्त की थी मौका पे कि खुदा के लिए अब कुछ कर लें, अब इतने कब तक हम ये नुकसान बर्दाश्त करते रहेंगे। तो अल्ताफ साहब, जाहिर है जब तक गलती का इदराक नहीं करेंगे, जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको सुधारने की जानिब कदम कैसे बढ़ाएंगे? मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ। काशिफ साहब को आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। जी काशिफ साहब, ये कल से अब तक कौन कौन वहाँ पर पहुँचा है? हमने देखा वहाँ वज़ीर आला सिंध भी आए, वहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी आए। अभी तक फैसिलिटेशन आपको क्या मिली है? कुछ सहूलत इस वाक़े के बाद से अब तक आपको मिल सकी? फिलहाल हुआ ये है कि कल 5:15 पे आग लगी है जी, और आग ने इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली कि तकरीबन 1.5 मिनट के अंदर जो है वो आग बाहर आ गई थी ना। अच्छा, उसके बाद ये हुआ है कि हमने फायर ब्रिगेड को फोन किया है। फायर ब्रिगेड ने जो है आने में बहुत ताखिर का मुजाहरा किया है। तकरीबन 45 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड आई है, जब तक वो सब कुछ जल चुका था। जी, अब उसके बाद ये बताएं, उसके बाद कौन कौन से सियासी रहनुमा वहाँ पर आए, हुकूमत में से कौन कौन वहाँ पर आया और उसने क्या क्या वादे आप लोगों से किए हैं? गवर्नर सिंध आए, सही है, मेयर आए और जफर अब्बास आए, तकरीबन सब लोग आए और लेकिन आगे से सब अभी बातें करके गए। बाकी मेरी जफर भाई से डायरेक्ट बात हुई है। जफर अब्बास ने बोला है कि आप अपना जो नुकसान हुआ है सारा उसका जो है आप परफार्मा बनाएं, परफार्मा बना के मेरे ऑफिस में आए, मैं आगे सीएम तक ये पहुंचाऊंगा। सर वो तो जाहिर है वो तो अपनी एक प्राइवेट कैपेसिटी में जो काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं, वो एक फलाई काम करते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अब तक क्या काम किया है? आप सर नहीं, अभी तक कुछ भी काम नहीं किया है। अच्छा, उल्टा ये तो हमें जो है मतलब दुकानों के अंदर भी नहीं जाने दे रहे। सिर्फ अच्छा। अगर मैं आपको नुकसान का बताऊं तो सिर्फ हमारी जान बची है, बाकी कुछ भी नहीं बचा। और जान बचने के बाद भी कल एक रात तो आप लोगों ने गुजार दी, जो रिहायशी अफराद थे उन्होंने तो घर से बाहर गुजरी होगी। अब अगली रात का क्या होना है? मुतासिर हुआ हूँ और मेरा हाथ जल गया है। मैं लेडीज को और बच्चों को बचा रहा था, अंदर मार्केट में से निकाल रहा था। अच्छा। तो मेरा खुद हाथ शदीद जल चुका है। अच्छा, और इसका जो आप भी जख्मी हुए, जो आपके अलावा जो लोग इसमें झुलसे हैं, उनका इलाज गवर्नमेंट की सतह पर उसके अखराजात उठाए जा रहे हैं, वो भी आप लोग अपनी जेब से इस वक्त अदा कर रहे हैं? सर अभी तो फिलहाल हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। यहाँ तो पानी तक का नहीं पूछ रहे पीने का। अच्छा, कि पानी तक पिला दिया जाए। अच्छा, तो अभी ये बताएं कि ये जो 5 जानें इसमें चली गई, कितने लोग जख्मी हुए हैं, जो इस वक्त माली नुकसान हुआ है उसका क्या तखमीना है? एक दुकान में ज़ाहिर करोड़ों रुपए का माल मौजूद होता है, कितनी दुकानें मजबूत तौर पर इसमें? आपको अपना बताऊं तो मेरा अपना तकरीबन मेरी जो शॉप के अंदर नुकसान हुआ है तकरीबन 14.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अच्छा, और आप जैसी कितनी और दुकानों का नुकसान हुआ है? तकरीबन किसी का 14 का हुआ है, किसी का 20 का हुआ है, किसी का 30 लाख का हुआ है।
और किसी का 50 लाख का हुआ है। ठीक है, चलें अल्ताफ गफ्फार साहब, ये देखें सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं। अब एक आम कारोबार करने वाले का जब ये लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा और झुलसने या जख्मी होने की सूरत में वो इलाज भी अपनी जेब से करवाएगा। अभी आपके सामने ये मुतासरा दुकानदार हैं, वो बता रहे हैं कि इनका गिलास तक नहीं पूछ रहा। अब ये इसमें किसकी नाअहली है, किसकी गफलत है इसमें? नाअहली का और ये है कि मैं किसी एक जगह को मुर्द इल्जाम ठहरा हूँ। पूरा हमारा एक स्ट्रक्चर जो है ना, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर, चाहे उसमें शहरी इदारे शामिल हों, चाहे हुकूमत शामिल हो, वहाँ सब ने बेतवज्जो ही रही है कराची के हर मामलात में। और इसका नतीजा ये हादसात की सूरत में हर चीज़ पता चल जाता है कि किस इदारे की कारकर्दगी क्या है। तो मैं अपनी ज़बान से बताऊं, हर एक को, चाहे आप हो, मैं हूं, दुकानदार हो, सबको पता है ये किसकी कमज़ोरी है, किसकी नहीं है ये। और हमने भी बतदरीज उनमें हमने उनके ऊपर डिपेंड करके तो कोई बैठता नहीं है, लेकिन हमने अपने तौर से भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की। तो मैं इसीलिए कह रहा था अपनी पिछली गुफ्तगू में कि हर आदमी इसमें कम या ज़्यादा हर एक ने अपना शिरकत डाली हुई है, लेकिन अब मैं बजाय उसके पीछे देखने के हमको आगे की तरफ देखना चाहिए। हम क्या बेहतर कर सकते हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जुबैर मोतीवाला साहब की क़यादत में भरपूर कोशिश करेगी कि आइंदा से ये मामला जो हो रहे हैं तो करने के लिए बहुत मुमकिन इकदाम किए जा सके। तो अब जी अल्ताफ साहब, ये इस वक्त जो सिंध में तकरीबन 30 से 40 हज़ार सनती स्ट्रक्चर्स हैं, क्या इतने अभी कम वक्त में शॉर्ट टर्म प्लानिंग के तहत ये मुमकिन होगा कि उन तमाम स्ट्रक्चर्स को जाकर देखा जाए, जांचा जाए, कौन सा स्ट्रक्चर कितना पुराना है, कहाँ फायर एग्जिट है, कहाँ पर ये हिफाजती इंतजामात हैं निकलने के या नहीं? देखें जी, सनती स्ट्रक्चर का तो मेजॉरिटी अगर आप ले लेते हैं बड़ी और दरमियानी दर्जे की सनतों में, तो वो फायर कंप्लायंस, इंश्योरेंस कंप्लायंस उस हद तक तो ये इत्मीनान बख्श हैं। जहाँ छोटी इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्रीज, वहाँ ये कंप्लायंस का फुकदान है। मेरी उन लोगों से भी दरख्वास्त है कि देखें, ज़िंदगी भर की कमाई हमारी दाव पे लगी होती है। अब यहाँ इस मामले में, ये अर्शी मार्केट के मामले में एक अफवाह ये भी है, अल्लाह जाने दुरुस्त है या नहीं, कि दुकान के इस मार्केट के बिल्कुल करीब ये गैस की रीफिलिंग के LNG की रीफिलिंग का पॉइंट था। कोई कहता उसमें धमाका हुआ, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें हमारे कारोबार के करीब रहेंगी तो उसमें वल्नरेबल हर चीज़ रहेगी हमारे कारोबार की। तो हमें भी अपने तौर पे एहतियात, चलें, आप कह रहे हैं कि अपने तौर पे भी हमें कोशिश करनी है। उम्मीद ये करते हैं कि KCCI और गवर्नमेंट दोनों मिलेंगे, बैठेंगे और मुस्तकबिल में कोशिश होगी कि इस तरह के वाक़यात पेश ना आए। बहुत शुक्रिया अल्ताफ गफ्फार साहब और मोहम्मद काशिफ जो मुतासरा दुकानदार थे वो मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं और स्टॉक मार्केट चूँकि बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, रोज़ इंडेक्स में एक तारीखी इजाफा देखने को मिल रहा है और तकरीबन 65,000 की सतह तक की आज पहुँच चुकी थी, लेकिन वो फिगर टच नहीं कर सकी और कल यकीनी तौर पर 65,000 का इंडेक्स भी क्रॉस हो जाएगा। तो इसी पर गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र मोती साहब, कैपिटल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड से स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर भी हैं। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो इस वक्त हम एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं मार्केट में, इसकी एक तो वजह बताइएगा और ये कितना लॉन्ग टर्म है, चूँकि बहुत सारे लोग ये भी खदशात जाहिर कर रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में इलेक्शन करीब आएगा तो ये वापस भी हो सकता है, ये रिवर्स भी हो सकता है। ये कोई बबल है या ये एक मुकम्मल तौर पर एक मुस्तहकम स्टेबिलिटी है? देखिए, मुस्तहकम स्टेबिलिटी इसलिए लगती है कि बबल तो नहीं बनता है, क्योंकि बबल तो उस टाइम बनता है जब कंटिन्यूस फंडिंग सिस्टम होता है या उधार में काम हो रहा होता है। 90% काम तो इसमें जो है वो कैश पर हो रहा है, तो ये बबल नहीं लगता है। दूसरी बात जो है कि आपका खदशा जो इलेक्शन का है वो सबके दिमाग में है, लेकिन अगर खुश असलूबी से बढ़ गए तो ये मार्केट और भी ऊपर जाने का एबिलिटी रखती है। तीसरा ये है कि इसका जो लॉजिक बिल्कुल रॉकेट साइंस के बगैर है कि जो ये फैक्ट्रियों में आजकल हम तेजी देख रहे हैं, जिन जो कंपनियां लिस्टेड हैं, वो 30-40 रुपए जब डॉलर था तब वो फैक्ट्रियां यहाँ लगी हैं। आज 300 रुपए है। तो वो फैक्ट्रियां, वो इक्विपमेंट, वो सेटअप, वो जमीन, वो इतने एक्सपेंसिव हो गई है कि दोबारा ऐसी बड़ी बड़ी सल्तनतें नहीं बन सकती। तो लोगों का ये ख्याल सही है कि अब तो यही इंडस्ट्री जो हमारे पास रह गई है, यही अपने को केटर करेगी कई सालों तक, और इसमें अब और बढ़ाकर किसी और ने एक्सपेंशन में जाना मुश्किल हो रहा है महंगाई की वजह से और डॉलर का स्ट्रांग होना वीकनेस की वजह से। तो ये स्क्रिप्ट्स जो हैं, ये अगर इनके सरों पर सर्कुलर डेट का तमगा ताज नहीं होता तो ये कहीं से कहीं पहुंच जाती।
तो जफर साहब यही अब सवाल है कि ये इस वक्त स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई जा रही है, बहुत रिकॉर्ड बना रही है, ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी भी स्टेबल होती जा रही है, बड़े बड़े मैक्रो लेवल पर मेजर्स लिए जा रहे हैं, लेकिन उसका असर फिर एक आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच रहा? वो फ़ायदा फिर महंगाई में कमी की सूरत में या जो दूसरी सहूलियात एक आम आदमी को मिले, तो ये पूरी सूरत हाल क्यों नहीं पैदा हो पा रही है? ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि महंगाई आपके बेसिक जो है वो खाने पीने की अशिया जो है एसेंशियल्स, उसमें बहुत ज्यादा महंगाई है। और 25 करोड़ आवाम को ये मुल्क इतना छोटा है कि वो फूड सिक्योरिटी अभी दे नहीं सक रहा। तो महंगाई की वजह से ही आप इतने हाई इंटरेस्ट रेट देख रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक ही टूल था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए, लेकिन उसको बढ़ाने के बाद उसको से जो इंडस्ट्री को डैमेज हो रहा है वो तो छोड़ें, जो आम आदमी है उसको भी जो मुश्किलात आ रही हैं महंगाई की वजह से, वो तो अब देखा नहीं जाता, इतनी महंगाई है। तो ये जो हमारी तेजी मार्केट की है या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो थोड़े थोड़े बेहतर हो रहे हैं और जो यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी, उसका इफेक्ट तो समझ लीजिए काफी सालों बाद आएगा आम आदमी के लिए। तो सर ये इंटरेस्ट रेट का चूंकि बड़ा डायरेक्ट कनेक्शन है स्टॉक मार्केट के साथ, अगर ये आने वाले दिनों में अभी इंटरेस्ट रेट में अगर थोड़ा सा इजाफा हो जाता है तो फिर ये मार्केट का फिगर हम डाउन होता देखेंगे, इंडेक्स फिर थोड़ा नीचे आ सकता है, या ये अब इतना स्टेबल हो गया कि अभी इंटरेस्ट रेट भी इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा? देखिए, हम तो और तेजी की बातें कर रहे थे अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का तो अब सवाल इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट खुद बार बार कह रही है कि हम इन्फ्लेशन पर कंट्रोल कर लिया है। अगर उन्होंने कंट्रोल कर लिया है तो सिंबॉलिकली वो इंटरेस्ट रेट कम करें और लोगों को बताएं कि अब हम नीचे की तरफ ट्रेंड ऑन हो गया है। अगर वो हो गया जो इस मॉनेटरी पॉलिसी में तो नहीं नजर आ रहा, अगली कुछ मॉनेटरी पॉलिसी में हो गया तो आप इस मार्केट को बहुत तेजी से ऊपर जाते देखेंगे और इंटरेस्ट रेट बढ़ने का तो अब सवाल नहीं है, क्योंकि IMF खुद बोल चुकी है कि हम जो है अब हाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बिल्कुल फेवर में नहीं। अच्छा, लेकिन सर ये तो जाहिर है चूंकि केयर टेकर गवर्नमेंट का दौर है और इनके दौर में ओवरऑल मईशत के लिए बड़े ज़बरदस्त स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं, लेकिन आगे जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी तो उसके बाद ये गारंटी रहेगी कि ये इंटरेस्ट रेट यहीं पर स्टेबल रहे, ना बढ़े? चूंकि माजी में हमने देखा है इलेक्टेड गवर्नमेंट्स बहुत ऊपर भी लेकर गई इंटरेस्ट रेट को। देखिए, ये आप समझ लीजिए कि इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है, हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, हम खुद हैं, उस सब पर IMF ने नजर रखी हुई है। ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली IMF ही डायरेक्ट करेगी कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, और वो जो है अभी मुझे को नहीं लगता कि नई हुकूमत से भी को भी ये पुश करे कि नया इंटरेस्ट रेट लाएं ज्यादा महंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जफर मोती साहब, कैपिटल सिक्योरिटीज लिमिटेड मेंबर स्टॉक एक्सचेंज, हमारे साथ कह रहे थे कि अगर इंटरेस्ट रेट में हुकूमत कमी लाती है तो ये स्टॉक मार्केट और भी ऊपर जा सकती है और आने वाले दिनों में चाहे इलेक्शन हो या नई हुकूमत आए, लेकिन मार्केट की ये स्टेबिलिटी मुस्तहकम है और ये इसी तरह से चलती रहेगी। एक लॉन्ग टर्म इस वक्त इस्तेहकाम मार्केट में देखने में आ रहा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद अहम स्टोरीज हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और हुकूमत हर गुजरते दिन के साथ मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इकदाम उठा रही है। टैक्स नेट में इजाफे के लिए भी अब इकदाम शुरू कर दिए गए हैं और नादरा और FBR की मुश्तरका कमेटी कायम की गई है और अब उसने बड़ी आसानी कर दी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बरामदात में भी 10% इजाफा कर दिया और होम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट भी अब बढ़ने लगी है। फैसलाबाद में खासतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट में 10% तक का इजाफा हो गया है और गारमेंट्स के साथ साथ होम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट भी बढ़ने लगी है, जबकि बेशतर यूनिट्स जो बंद थे वो भी अब खुल गए हैं और उनके खुलने से कितना फ़ायदा हो सकता है, एक्सपोर्ट्स को मजीद कैसे बढ़ाया जा सकता है और ये जो इस वक्त एक कमेटी का क़याम अमल में आया है इससे कितना फ़ायदा होगा, इससे पाकिस्तान का टैक्स नेट कितना बढ़ाया जा सकेगा, इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर खुर्रम तारिक साहब सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले आपसे सबसे अहम सवाल जो कि पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है कि एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाया जाए। जो पाकिस्तान की कुल एक्सपोर्ट है 27-28 बिलियन डॉलर्स के अराउंड ये आकर रुक जाती है, इसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी है कि 32, 35, 40 या इससे भी ऊपर हम अपनी एक्सपोर्ट को लेकर जाएं? देखिए जी, इसको बढ़ाया जा सकता है और आप अभी कुछ ही साल पहले आप देखिए कि जब हमने गवर्नमेंट ने बिजली के रेट और गैस के रेट रीजनली कंपेटिटिव कर दिए, उन तमाम मुल्कों के बराबर कर दिए, तो हमारी एक्सपोर्ट्स 31 बिलियन टच कर गई और आज आप देख रहे हैं कि उनका वापसी का सफर शुरू है। ये जो फिगर्स आप दे रहे हैं ये मंथ ऑन मंथ फिगर्स हैं, अगर हम टोटल देखिए तो अभी 14% की ड्रॉप है। अच्छा, तो ऐसा क्यों हो रहा है जबकि डॉलर में उसकी प्राइस में रुपया डाउन हुआ तो एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए। तो
जब तक हम एनर्जी कंपेटिटिव नहीं देंगे, और उस पर जुल्म यह है कि जो हमारे पॉलिसीज बनाते हैं वहां पर तमाम अरबाब इख्तियार वो ये कहते हैं कि टेक्सटाइल वाले बहुत सारी सब्सिडीज ले गए, जबकि हमने उनको एनालिसिस बना के दिए हैं कि टेक्सटाइल मिल्स जहां से आपकी रिकवरी 99.5% से ऊपर है, वो सब्सिडाइज कर रही हैं गवर्नमेंट को। तो आज हम बिजली में, हमारी इंडस्ट्री बिजली में तकरीबन 10 रुपए 85 पैसे सब्सिडाइज कर रही है गवर्नमेंट को, ताकि वो अपने लाइफलाइन कंज्यूमर्स को पैसे दे सकें, ताकि वो अपनी जो उनके पास एबिलिटी नहीं है पूरे बिल इकट्ठे करने की, चोरी रोकने की, तो वो पैसे हम पे कर रहे हैं। और यही किस्सा गैस में है कि ऐसे सेक्टर्स मौजूद हैं जहां पर हम 3500 रुपए की गैस इंपोर्ट कर रहे हैं और 1100 रुपए की गैस दे रहे हैं। तो उसका डिफरेंशियल कौन भर रहा है? तो जब तक हम इकोनॉमिक वायबिलिटी हर चीज की नहीं निकालेंगे गवर्नमेंट में बैठकर, और नहीं देखेंगे कि गैस बिजली का एक यूनिट कहां से कितनी इनकम लाता है, जो एक बेसिक उसूल है कारोबार का, उस वक्त तक ये नहीं हो सकेगा। और अगर ये आज रीजनली कंपेटिटिव कर दें, हम ये कहते हैं अगर आपको बिजली का यूनिट 100 रुपए का पड़ता है तो 100 रुपए का दे दें, मगर हमसे क्रॉस सब्सिडाइज। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप बता रहे हैं और जो सिचुएशन इस वक्त की आप बता रहे हैं, ये पिछले साल के निस्बत ये फिगर्स बेहतर हैं, हालात बेहतर हैं, या कमोबेश उसी तरह की सूरत हाल है? और फिर आगे इसमें बेहतरी के क्या इम्कानात हैं? नहीं जी, ईयर ऑन ईयर की बेसिस पर तो 14% की ड्रॉप आ रही है अभी तक एक्सपोर्ट्स में। जो आपको महसूस हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो एकदम बहुत सारी मिल्स जो थी वो खड़ी थी और लोकल इंडस्ट्री तकरीबन शटडाउन हुई हुई है। प्रिंटिंग तकरीबन बंद है, हमारे शहर में 90% यूनिट्स प्रिंटिंग के बंद है। और इसका सबसे आसान मैयर जो है वो हम फेस्को पे, हमारे पास एक डेटाबेस, एक कंट्रोल रूम बना हुआ है, वहां हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल पावर कंजम्पशन कितनी है, तो पहले से हाफ है। तो किसी से पूछना कि कितनी इंडस्ट्री चल रही है कितनी नहीं चल रही, तो इंडस्ट्रियल ओवरऑल कंजम्पशन आज हाफ हो गई। उसमें सोलर की थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन है, उसके अलावा बहुत सी इंडस्ट्री बंद है, और ये हमारे नंबर्स में रिफ्लेक्ट कर रही है। और ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि फिर ये जो इस वक्त गैस की बढ़ती कीमत है, ये कितना इफेक्ट आपको कर रही है? क्योंकि अभी हमने रिसेंटली 2 दिन पहले कराची में भी एक बड़ा प्रोटेस्ट देखा था और वहाँ तो पूरी की पूरी सनत को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया था। तो गैस की कीमत जो बढ़ रही है मुस्तकिल, वो आप लोगों को कितना मुतासिर कर रही है? नहीं देखिए, वो मुतासिर कर रही है, बहुत ज्यादा मुतासिर कर रही है। गैस हमारा एक मेजर कंपोनेंट है प्रोसेसिंग में। और जुल्म ये है कि जो वैल्यू एडेड इंडस्ट्री, आपने एक कमेटी का जिक्र किया, उस कमेटी के अंदर आप देखिए कि मेजर लोग जो हैं वो रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं। वो यान बनाते हैं या ग्रे फैब्रिक बनाते हैं, उसमें वैल्यू एडेड सेक्टर जहां से आपको डॉलर आने हैं, जहां का कन्वर्ट आपने उस धागे को कन्वर्ट करके 4 से ज़रब देनी है डॉलर्स में, उस लोग उस कमेटी में रखे ही नहीं गए। सो ये कुछ 5वीं 6ठी कमेटी है और इन कमेटियों का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई आउटकम नहीं है कि क्या इन कमेटीज का आउटपुट क्या हुई, क्या बना। फिर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इतने जय्यद लोग बैठे तो उसका आउटकम क्या हुआ? तो सर ये इसका मतलब जो इस वक्त हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट है, आप ये कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा इस पर नोटिस ले, थोड़ी संजीदगी का मुजाहरा करे, कमेटी में रेलेवेंट लोगों को शामिल किया जाए, और जब कोई पॉलिसीज बनाई जाए तो उसमें आप लोग की भी नुमाइंदगी शामिल हो। जी मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ जी। देखिए, रेडीमेड गारमेंट्स में कोई नहीं है, निटेड गारमेंट्स में कोई नहीं है। जो गारमेंट सेक्टर जो असल जान है किसी भी मुल्क की, किसी भी, उसमें उसकी रिप्रेजेंटेशन उसमें है ही नहीं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब तक हम एक्चुअल स्टेक होल्डर्स को, ये रॉ मटेरियल सप्लायर्स जो है, एक्चुअल स्टेक होल्डर्स को स्टेक होल्डर नहीं मानेंगे, ये काम इसी तरह रहेगा। आपने केयर टेकर की बात की, तो मैं तारीफ करूंगा केयर टेकर गवर्नमेंट की पंजाब में कि उन्होंने एक कॉटन की ग्रोथ के लिए और जिस तरह मेहनत की, और हमें एक सिंगल विंडो उन्होंने बना दिया इंडस्ट्रियल, 102 NOC इकट्ठे कर दिए, बहुत अच्छा काम किया। मगर अगर हम फेडरल में देखें तो मामला इसके बरक्स है। लेकिन सर वो भी अभी सिर्फ लाहौर की हद तक ही हुआ है ना, या वो अभी जो बाकी 5 रीजनल सेटअप्स जो खुलने हैं, वो फैसिलिटेशन सेंटर्स अभी फाल तो नहीं हुए, अभी उनके फाल होने में थोड़ा सा वक्त है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, मगर आप देखिए कि ये वो चीजें हैं जो 2-2, 3-3 साल से ज्यादा का अरसा लेती थी। तो ये 2 माह में अगर एक सेंटर खुल गया और अगले सेंटर 30 दिन के अंदर उन्होंने कह दिया CM साहब ने, और उसके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिया, हमें ऑन बोर्ड ले लिया, तो हम ऑन बोर्ड हैं, हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमें ये कहा गया कि इसको चलाना है, तो हम खुद अपने तौर पर भी इसका हिस्सा है। तो जब तक आप एक्चुअल स्टेक होल्डर को स्टेक नहीं देंगे
इसी तरह कमेटीज बनती रहेंगी और पॉलिसीज बनती रहेंगी जो, और एक्सपोर्ट हमारी गिरावट की तरफ जाती है। तो सर, अगर ये आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती इस वक्त इन कमेटीज़ में, या ये गैस की कीमतें यहीं स्टेबल रहती हैं या मज़ीद बढ़ जाती हैं, तो इसका मतलब ये जो हमने अभी 14% का एक डाउन देखा है, अगले साल ये फिगर फिर और भी बढ़ सकता है, ये बढ़कर कोई 18-20% तक भी जा सकता है? अगले साल शायद और ना बढ़े, शायद थोड़ा स्टेबल हो जाए। उसकी वजह ये है कि हमारे कुछ जो हमारे कंपेटिटर मुल्क हैं उनके अंदर हालात खराब हो रहे हैं, उसके अंदर हमारी पॉलिसी का कोई रोल नहीं है। तो अगर उनमें से किसी जगह कोई इशू है तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट हमारे ऊपर ही आएगा। तो हम पिछले साल से थोड़ा बेहतर होंगे इस साल, मगर जहां से हम नीचे आए हैं 31 से वो टच नहीं कर सकेंगे। सही। और अब ये जो टैक्स नेट में इजाफे के लिए अभी जो ये स्टेप हुए, जो नादरा और एफबीआर जिस कमेटी का मैंने जिक्र किया है, ये इसका आप कोई फ़ायदा होता देख रहे हैं? ये आपकी इस सनत से, इस इंडस्ट्री से डायरेक्टली इसका कोई कनेक्शन है? इसका कोई फ़ायदा है, नुकसान आपकी इंडस्ट्री के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि टैक्स नेट में को ब्रॉडन होना चाहिए। ये उसूली तौर पे बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जो टैक्स पेयर है वो अपने ब्रिम पर आ गया। आप ये देखिए कि आज जो लोग ग्रुप्स में ऑपरेट कर रहे हैं उनका टैक्स रेट 75% तक टच कर रहा है। जो बड़ी कंपनीज है उनको 50% से ऊपर टैक्स लग रहा है। तो अब गुंजाइश नहीं रही किसी भी जगह पे जब तक ब्रॉडन ना हो। मगर ये ब्रॉडनिंग की बात हम 10-15 साल से मुख्तलिफ एफबीआर के चेयरमैन आए, उन्होंने कोशिश की अपने तौर पर, मगर ये होता ये है कि ब्रॉडनिंग को देखना कैसे है। अब अगर तो आपने ये देखना है कि पहले 10 लाख टैक्स पेयर थे, 15 लाख हो गए उन्होंने, मगर किसी ने ये देखा कि वो जो 5 लाख टैक्स पेयर ऐड हुए हैं उन्होंने नील की रिटर्न फाइल की है या उन्होंने टैक्स एट सोर्स कटा के, तो उससे कोई आपको मॉनेटरी बेनिफिट ही नहीं हुआ। सो हमें दो तरह से उसको देखना है। और ये जो एफबीआर टारगेट्स फिक्स करती है कि जब तक सेक्टर वाइज टारगेट फिक्स नहीं करेगी, क्योंकि ब्रॉडनिंग में हम इन सेक्टर्स को देख रहे हैं और सेक्टर वाइज टारगेट फिक्स किए जाए। वो क्या करते हैं, एक ब्लैंकेट टारगेट फिक्स करते हैं जिसका सारे का सारा जो नजला है वो पुराने टैक्स पेयर पे गिर जाता है। तो अब डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक परसेप्शन ये भी है कि ये टैक्स नेट नहीं बढ़ाया जाता, हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन बढ़ा दी जाती है, यानी जो लोग पहले से टैक्स दे रहे हैं उन पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है और उसमें मजीद लोगों को ऐड अप नहीं किया जाता। तो ये नेट भी बढ़ता रहे, कलेक्शन भी बढ़ता रहे, इसके लिए फिर कौन सी इस वक्त इस्लाहात की जरूरत होगी? देखिए, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अभी जो इन्होंने एफबीआर ने नया एक SRO 5 दिसंबर को इशू किया 1771, उसमें उन्होंने कोई 100-150 डिपार्टमेंट्स फेडरल के, प्रोविंशियल के, वो सारे डिपार्टमेंट्स को उन्होंने उनको उनकी जिम्मेदारी लगा दी है कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम उन्होंने रेडार रखा है उस पर आ जाए। ये बड़ी अच्छी चीज है। मगर देखिए, इतना बड़ा स्टेप आपने लिया, इस स्टेप लेने के बाद आप एक एरिया में पायलट करें, उस पायलट के अंदर लोकल चेंबर्स और टैक्स बार को साथ लें, उसका पायलट करें कि जनाब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन नादरा से इकट्ठी हुई है, हम इसको ट्रायल पे डालते हैं। सारी दुनिया में पहले पायलट होता है। अब इसमें क्या होगा, आपने 100 से ऊपर डिपार्टमेंट इकट्ठे करने की कोशिश की, वो आधा तीतर आधा बटेर बनेगा, बेशुमार नोटिस जाएंगे जो गलत होंगे, बहुत सारे लोग लिटिगेशन में चले जाएंगे और एक केओस क्रिएट होगा। फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट स्टेप लेगी जी इसको जहां पर है वहां पर रोक दो, तो फिर इतना अच्छा और बड़ा इनिशिएटिव वो रुक जाएगा। इसको सिर्फ जो दुनिया में जिस मेथड से लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया है उस मेथड को फॉलो कर लें, हमें कोई नई चीज दरियाफ्त करने की जरूरत नहीं है। एक पायलट करें, देखिए उसमें टैक्स बार सेटिस्फाई होता है, उसमें लोकल चैम्बर एसोसिएशन सेटिस्फाई होती है और उसके बाद आप उसका वो दायराकार बढ़ाते जाएं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमारी इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोकल यूनिट्स जो बंद हैं, इससे इंटरनेशनली फिर हमें कितना नुकसान हो रहा है? जो पहले हमारी मार्केट्स थी, क्या अब वो दूसरे ममालिक कैप्चर कर रहे हैं? फिर हमें वो मार्केट दोबारा हासिल करने के लिए कितनी कोशिश करनी पड़ेगी? तो लॉन्ग टर्म में आप एक बड़ा इस वक्त नुकसान देख रहे हैं अगर ये यूनिट्स बंद पड़े हुए हैं तो? आप देखिए कि हम रोजाना एक बात करते हैं कि हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वो यहाँ आ गया। सबसे पहली चीज तो ये है कि करेंसी जो है वो मार्केट फोर्सेस के हवाले होनी चाहिए, जैसा कि अब हो रहा है, ताकि करेंसी की मैनिपुलेशन से इंपोर्ट बेनिफिट में ना आ जाए और एक्सपोर्ट डिसएडवांटेज में ना आ जाए, जैसा कि पहले होता रहा। अब जब आप ये कर देंगे तो एक ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। हमने एक मार्केट 6-7 बिलियन डॉलर की बढ़ाकर हासिल की, जो पिछले साल पीछे चली गई, दोबारा 26 के करीब हम चले गए। इस साल हम फिर इंच फॉरवर्ड कर रहे हैं। देखिए, पॉलिसीज जो है ना वो अगर राइटली प्लेस हो जाएं, किसी को सब्सिडी नहीं चाहिए। और जैसे फंड कहता है कि आप टारगेटेड सब्सिडी दें, आप जिसको देनी है टारगेटेड सब्सिडी दें, किसी को सब्सिडी नहीं दिए। मगर हम एज इंडस्ट्री मिस गवर्नेंस के पैसे नहीं दे सकते। अगर आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट
पिछले अदवार में गलत कर लिए हैं, तो उसका खमियाजा हमारा कस्टमर नहीं भुगत सकता। इस बात को रियलाइज करना जरूरी है। हमें आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें और काम हम करेंगे। तो डॉक्टर आप ये कह रहे हैं कि आप सब्सिडी नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये छोटी सनत को चलाना है और उसको सरवाइव करना है तो वो भी बगैर सब्सिडी के, क्या इस सूरत हाल में जब गैस की कीमतें मुस्तकिल बढ़ रही हैं और पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी के इस वक्त जो हालात हैं, तो वो भी बगैर सब्सिडी के वो सरवाइव कर सकती है छोटी सनत भी? जी वो बिल्कुल कर सकती है। अगर आप गैस की प्राइस सबके लिए एक कर दें, उसका फॉर्मूला सबके लिए एक कर दें, और ये जो मेरिट ऑर्डर्स बने हुए हैं इस सारे सिस्टम को रिव्यू करें, और 3,500 की गैस इंपोर्ट करके किसी को 1100 की दी जा रही है, किसी को 1500 की दी जा रही है, इस इनजस्टिस को खत्म कर दें तो जो दुनिया का भाव है वो इंडस्ट्री देने को तैयार है। अच्छा, तो फिर ये भी बताएं कि फिर ये ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसका कितना एक फिगर आता है, ये पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट का इस वक्त कितना है, और आने वाले दिनों में कितनी इसकी कैपेसिटी है अभी कि हम इसको कितना बढ़ा सकते हैं मजीद? देखिए 59% इसका एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है, और इसके अंदर अभी 10 अरब डॉलर की कैपेसिटीज मौजूद हैं हमारे पास, कि अगर हमें राइट पॉलिसीज मिल जाएं, अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए, तो 10 बिलियन डॉलर इसमें इजाफा हो सकता है, जो तकरीबन 35-40% है। और वो तमाम हमारे ये जो इश्यूज हैं, ये जो हम 1-1 बिलियन डॉलर 700 मिलियन डॉलर की किस्त के लिए हम हर बात मान जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ चीजों को रैशनलाइज करें और चीजों को जस्टिस बेस कर दें, और मार्केट बेस कर दें, ये सारे की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, और 2 साल के अंदर हमको 10 बिलियन डॉलर की कैपेसिटी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरूख तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर फैसलाबाद चेयरमैन इंडस्ट्री के, और कह रहे थे कि अगर गैस की कीमतें फिक्स हो जाएं, सबके लिए एक हो जाएं, तो हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं, लेकिन गैस सार्फिन पर तो मजीद बोझ डालने की तैयारी कर ली गई, और सुई नौदरन ने गैस 1715 रुपये फी MMBTU महंगी करने की दरख्वास्त दे दी है। सुई नौदरन की इस दरख्वास्त पर ओगरा की समाअत 11 दिसंबर को होगी। इस पूरी सूरत हाल पर एक छोटी सी रिपोर्ट देखें, फिर वापस आएंगे, मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। तो 11 दिसंबर को क्या एक बार फिर गैस मजीद महंगी होने जा रही है, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे रिपोर्टर मलिक सईद अवान हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद आरिफ साहब जो कि एनर्जी एक्सपर्ट हैं, साबिक मेंबर हैं ओगरा के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों को। मलिक सईद ये बताइएगा पहले आपके, ये 11 दिसंबर को ये फॉर्मेलिटी समाअत है, इसमें एक बार फिर इजाफा हो जाएगा, और फिर इस इजाफे के बाद क्या मजीद मुश्किलात आने वाली हैं? जी बिल्कुल, अगर हम देखें कि 11 सितंबर को जो 11 दिसंबर को समाप्त होने जा रही है, उसमें ऑब्वियसली 11 दिसंबर को उसमें ऑब्वियसली जो है वो आवाम की मुश्किलात में इजाफा तो हो गई होगा, क्योंकि आप देखें कि 137% इजाफा मांगा गया है। और ये आपके लिए बता दूं कि ये ज़्यादा मुश्किल इसलिए क्योंकि 2 सूबों में इससे गैस की कीमतों में इजाफा होगा, एक पंजाब और दूसरा KP, क्योंकि सुई नौदरन गैस जो है वो पंजाब और KP को देखती है, और इसी वजह से इन 2 सूबों में जो है वो इजाफा किया जाएगा। अभी हम देखें हमारे साल के दौरान जो है 2 बार पहले कीमतों में इजाफा किया जा चुका है। एक बार जो है वो साल के शुरू में जो है वो 113% गैस की कीमतों में इजाफा किया गया। उसके बाद हमने देखा कि नवंबर में ही वो नोटिफिकेशन जारी हुआ, और जो है जो 1 जुलाई से 172% इजाफा किया गया गैस की कीमतों में। तो अब तीसरी बार जो है वो सुई नौदरन गैस की जानिब से जो है वो 137% इजाफा मांगा गया है, और वो भी 1 जुलाई से मांगा गया है, जबकि इससे पहले जो नवंबर में गैस की कीमतों में इजाफा हुआ था वो भी जो है वो 1 जुलाई से मांगा गया था, और वो 1 जुलाई से नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा किया गया था। अब जो आवाम पे सार्फिन पर बोझ डालना है वो भी जो है वो जुलाई से ही डालने की तैयारी हो रही है। और अगर हम देखें तो ये सारे इजाफे मिला लें, और अगर ये भी जो अभी मुमकिन तौर पर समाअत होनी है, समाअत के बाद 137% इजाफा होना है, तो ये टोटल तकरीबन 1 साल के दौरान जनवरी टू जनवरी करें तो वो 400% इजाफा हो जाता है। मोहम्मद आरिफ साहब से भी मैं पूछूंगा, लेकिन पहले जरा आप ये बताइएगा कि ये इजाफा 6-6 माह पुराना मांगा जा रहा है, तो अब ये उस की हुई गैस पर लोग अब उसके चार्जेस पे करेंगे, और वो भी 137%, तो ये किस बुनियाद पर है, और ओगरा किस बुनियाद पर ये अप्रूवल देती है? ब्रदर प्रॉब्लम ये है कि ओगरा में तो वो अपने नुकसानात जो है वो शो करते हैं कि हमें ये लॉसेस हो रहे हैं और हमने इसको पूरा करना है, और उसके लिए आगे समाअत होती है, समाअत के बाद फिर मंजूरी दी जाती है। हमने कभी ये नहीं देखा कि कभी जो है मुस्तरद भी की होगी सुई नौदरन या सुई सदरन की कोई एप्लीकेशन। अभी मुस्तरद क्यों नहीं होती? मलिक साहब जरा आप ठहरिएगा, मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ। मोहम्मद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, ये हमेशा ये हमने देखा है कोई समरी जाती है ओगरा के पास
ग्लास सुई नॉर्दर्न या सुई सदर्न की भी, तो वो अप्रूव हो जाती है। 137% इजाफा, और वो भी 6 माह पुरानी तारीख से। ये किस बुनियाद पर ये अप्रूवल्स होती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि ये एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट तो है, ठीक है, लेकिन जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो ओगरा के लिए है कि इन्होंने इस दफा जो प्राइस इंक्रीज मांगी है वो 2 डिफरेंट इनकी पिटीशंस हैं। एक पिटीशन ये है कि इन्होंने इंक्रीज मांगी है जिस पे ये फरमाया है कि ये जो जुलाई और अगस्त के महीने में कास्ट ऑफ गैस जो है वो जो इंक्रीज हुई है जुलाई और अगस्त 2023 में, उसके बेसिस पे ये इजाफा मांग रहे हैं। अच्छा, एक चीज अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग ये है, आपको पता है कि 1 नवंबर से गैस की प्राइस मैनीफोल्ड ऑलरेडी बढ़ चुकी है। अच्छा, वो जो गैस की प्राइस बढ़ी है उसमें मीडिया ने भी कवर किया, मेरा भी आर्टिकल था, हम लोगों ने सबने ये कहा कि जनाब इसमें आपने जितनी उनकी एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट थी उससे मच बियॉन्ड आपने इंक्रीज की है, और उसमें आप ऐसी अनकैलकुलेटेड रिकवर कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरा मशवरा इस वक्त ये है कि अब बेशक इन्होंने पिटीशन डाली है, ओगरा के पास चैलेंज ये है कि जब तक उसकी रेवेन्यू जो एक्चुअल रेवेन्यू नवंबर ऑनवर्ड जब तक वो उनको एस्टिमेट नहीं होता, ओगरा को इनकी ये पिटीशन जो है बिल्कुल कंसिडर नहीं करनी चाहिए। अच्छा, यानी इसका मतलब आप कह रहे हैं कि 11 दिसंबर को ये इस वक्त इस समाअत में मुस्तरद हो जाना चाहिए ये इस दरखास्त को? हाँ, ये ठीक है, समाअत कर ले, लेकिन बात यह है कि इसको मुस्तरद इसलिए होना चाहिए कि क्योंकि बहुत सी अनकैलकुलेटेड और जो ऑलरेडी रेवेन्यू एडवांस में कलेक्ट कर रहे हैं, और वो जो सारे का सारा एस्टिमेशन बेसिस पे होता है। अब क्योंकि वो एस्टिमेशन बेसिस पे होता है तो वो एस्टिमेट और हैव ऑलरेडी एक्सीड मच बियॉन्ड देयर एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट। पहले तो समरी है, पहले तो जो 1 नवंबर से प्राइस इंक्रीजेस की समरी थी जी, तो आरिफ साहब, इसमें आप कह रहे हैं कि ये वो खर्चा जो हुआ इजाफी वो ये पूरा कर चुके हैं बाद में बिल्स की सूरत में या रिकवरी की सूरत में, और फिर मजीद अब ये उसकी कीमत को रिकवर करना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट तो है कि जो भी आपकी कास्ट ऑफ गैस एक्चुअल आती है उसको अकाउंट फॉर किया जाए, लेकिन ये पीस डील में नहीं होता। पीस में ये ओवरऑल बेसिस पे इसको होना चाहिए, और ओवरऑल बेसिस पे होने के लिए होगा क्या कि इसी साल की जुलाई ऑनवर्ड से जितनी भी इनकी जो रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट है, ऑल दो इफेक्टिव 1 नवंबर से की है, वो पूरे साल की रिक्वायरमेंट उसके ऊपर जब तक आपको इनको एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो जाता, जब तक इनको नहीं पता चलता कि एक्चुअल रेवेन्यू हमारा क्या है, उस वक्त तक इस पिटीशन आमतौर पर क्या प्रैक्टिस है, ये एक्चुअल रेवेन्यू का कब तक पता चल जाता है? ये 6 माह पीछे जाकर ये बैक डेट में जो इजाफा मांगा जाता है, ये फिर इसका एक ये वंस फॉर ऑल ये डिसाइड होना चाहिए, इसका कोई हल निकलना चाहिए। लोग वो उस वक्त भी बिल्स अपने भर चुके हैं, अब वो पुरानी इस्तेमाल की हुई चीज़ पर दोबारा से पैसे भरें? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, एज पर प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसीज चलती आ रही हैं। अब क्योंकि गैस की प्राइसेस और एलएनजी पे डिपेंडेंट बढ़ता जा रही है डिपेंडेंस, तो इस वजह से अब इसकी एफिशिएंसी बहुत बेहतर हो जानी चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ गैस प्राइसेस बहुत बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए अदरवाइज तो बैक डेटेड अब कितनी दफा ये फॉर एग्जाम्पल ये इन्होंने 2 महीने की है, अभी इस वक्त 2 महीने जुलाई और अगस्त की इन्होंने कहा है, ये जुलाई और अगस्त की जो एक्चुअल कास्ट ऑफ गैस है उसकी रिफ्लेक्शन है ये। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगले साल जून तक ये कितनी दफा करेंगे? ठीक है। तो आरिफ साहब, जो इस वक्त इम्पोर्टेड भी जो गैस है वो जिस वक्त इम्पोर्ट की जाती है तो उस वक्त उसकी कीमत का तयन तो होता होगा, पता होता होगा कि उसकी क्या कॉस्ट है, और जब वो आगे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है तो ये कॉस्टिंग उसी वक्त क्यों नहीं कर ली जाती? देखें, इम्पोर्टेड की एक मजबूरी ये है कि इम्पोर्टेड की मंथली बेसिस पे करनी पड़ रही है, और अगर मुझे पूछें आप इंडिपेंडेंट, तो मैं समझता हूँ कि इसको मंथली कभी ब्रेक डाउन करके 15 दिन पे लेके आ जाए। अच्छा, वजह उसकी क्या है? उसकी वजह यह है कि वॉल्यूम और वैल्यू ये बहुत हाई है। जब वैल्यू हाई है तो आपकी कैश फ्लो सस्टेन करने के लिए आपका ये साइकिल है ना, बिलिंग साइकिल, वो कम से कम होना चाहिए। अभी भी बहुत सी जनरल पब्लिक के लिए, बहुत से जो RLNG कंज्यूमर है उनको पता है कि ये महीने में 3 इनवाइसेस इनको, जो RLNG वाले बेस्ड हैं, 3 इनवाइसेस इनको मिलती हैं महीने में।
और वो तीनों में से मेरा ख्याल है 2 एस्टिमेटेड होती है और तीसरी फाइनल होती है उस महीने की। सो इस वजह से है कि ये पैसे इनसे एडवांस में कलेक्ट करने पड़ते हैं गैस कंपनी को अपना कैश फ्लो सस्टेन करने के लिए। लेकिन हैविंग सेड दैट वो है ऑल एलएनजी का। अभी मैकेनिज्म बहुत चेंज हो गया है। मैकेनिज्म ये चेंज हो गया है कि अब इनको इन एनी केस दोनों इंपोर्टेड और लोकल गैसेस की वेटेड एवरेज करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। और वो जो वेटेड एवरेज है वो एक बहुत जुडिशियस होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, इक्विटेबल होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल प्रोपोर्शन ऑफ द टू गैसेस होनी चाहिए। ये ऐसे नहीं होनी चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ साहब। मलिक सईद अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाम से फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।